ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो सोल्यूबिलिटी ऑफ, आप लोग हेडिंग लगाते चलो, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड्स, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। ये लो भाई, सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। लिक्विड्स में सॉलिड की सोल्यूबिलिटी देखो, हम लोग ये इस चैप्टर में जैसा कि हम लोगों ने बात की थी, जो 9 टाइप्स के जो सॉल्यूशन है, ठीक है ना, सॉल्वेंट के टाइप के बेसिस पे, उसकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, तो उसमें जो लिक्विड सॉल्यूशंस हैं, यानी कि जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड है ना, हम लोग इस चैप्टर में उनके बारे में ज्यादा बात करेंगे। ठीक है, तो ये भी टॉपिक उसी रिगार्डिंग है, और हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं सोल्यूबिलिटी क्या है। सोल्यूबिलिटी क्या है, देखो भाई, सोल्यूबिलिटी का मीनिंग बहुत सिंपल सा है। सोल्यूबिलिटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, है ना, स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे एक सोल्वेंट की जो डेफिनेट अमाउंट होती है, उसमें कितना मैक्सिमम हम लोग सोल्यूट डिसोल्व कर सकते हैं। यानी कि आपके पास एक डेफिनेट अमाउंट है सोल्वेंट की, है ना। सपोज आपके पास ये 100 ग्राम वाटर है या 100 ml वाटर है, ठीक है ना। टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन फिक्स है, इतना टेम्परेचर है और 1 बार प्रेशर है। ठीक है, अब ये देखो, ये देखिए, ये दोनों चीजें लॉक हो गई। अमाउंट ऑफ सोल्वेंट लॉक फिक्स है, ये टेम्परेचर एंड प्रेशर ये भी फिक्स है। ये इतनी चीजें हमने फिक्स कर दी। अब इस सोल्वेंट में हम लोग कोई भी सोल्यूट मैक्सिमम कितना डिसोल्व कर सकते हैं, कितना अमाउंट उसका डिसोल्व कर सकते हैं, वो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे और इस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोल्वेंट की सोल्यूबिलिटी हो गई। वो उसकी सोल्यूबिलिटी हो गई कि इसकी सोल्यूबिलिटी ये है, इसमें मैक्सिमम इतना पर्टिकुलर सोल्यूट डिसोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लो कि मैक्सिमम कितना सोल्वेंट डिसोल्व कर सकते हैं। सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, solubility of a substance is its maximum amount, is its maximum amount that can be dissolved in a, that can be dissolved in a specified amount of solvent at specified टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये लो, ठीक है। तो सोल्यूबिलिटी क्या है, किसी भी सब्सटेंस की मैक्सिमम अमाउंट है जिसको एक पर्टिकुलर सोल्वेंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोल्वेंट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे डिसोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर सोल्यूबिलिटी को कौन गवर्न कर रहा है, टेम्परेचर और प्रेशर, और एक उसका अमाउंट ऑफ सोल्वेंट। तो जैसे ही ये जो टेम्परेचर एंड प्रेशर ये बढ़ जाएगा, अमाउंट ऑफ सोल्वेंट हम वहाँ इंक्रीज कर देंगे, तो हम उसमें और सब्सटेंस डिसोल्व कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि इनमें चेंज कर देंगे तो सोल्यूबिलिटी चेंज हो जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये यहाँ पर सोल्यूबिलिटी है ना, किसी भी सब्सटेंस का मैक्सिमम अमाउंट जो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोल्वेंट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे डिसोल्व किया जा सके। ठीक है, तो वो है हमारा सोल्यूबिलिटी। ओके, अब सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट कौन कौन करते हैं वो देख लेते हैं। सोल्यूबिलिटी डिपेंड्स अपॉन, किस किस पे डिपेंड करती है सोल्यूबिलिटी? आप लोग बताओ भाई, किसी को आइडिया है क्या सोल्यूबिलिटी किस किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, ये सबसे पहला है। ठीक है, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। नंबर 2 है हमारा यहाँ पर टेम्परेचर। ठीक है, नंबर 2 है टेम्परेचर। अब ये कौन सी सोल्यूबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग? सॉलिड इन लिक्विड, ये सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं। हमारा हेडिंग भी वही है ना, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। ठीक है, तो ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है ना।
तो सबसे पहले हम लोग नंबर 1 वाला ले लेते हैं, और नंबर 1 वाला क्या है, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। ठीक है ना। तो देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है, सोल्यूट और सोलवेंट की नेचर का क्या फर्क पड़ता है, इसको हम लोग एक सेंटेंस में समराइज कर सकते हैं। इस पूरे उसको एक सेंटेंस में हम लोग समराइज कर सकते हैं, और वो सेंटेंस क्या है, वो सेंटेंस आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर, ए सोल्यूट डिसोल्व्स इन ए। देखो, बहुत सिंपल सी बात है, आप लोगों को यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ लो, ये है सोल्यूट। ठीक है ना, ये सोल्यूट सोल्यूट के पार्टिकल हैं, है ना। चलो हम लोग ये एक सोल्यूट लेते हैं, एक लेते हैं सोलवेंट। ठीक है ना, सोल्यूट के पार्टिकल ए हैं और सोलवेंट के पार्टिकल हैं बी। अब इनमें इंटरेक्शन है ए इंटरेक्शन, इनमें जो इंटरेक्शन है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, वो है बीबी इंटरेक्शन या बीबी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, अब एक बहुत सिंपल सी बात है कि सोल्यूट इस सोलवेंट में डिसोल्व कब होगा। आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं जो कह रहा हूं वो, सोल्यूट इस सोलवेंट में डिसोल्व कब होगा, जब ये जो इंटरेक्शन है, कौन सी इंटरेक्शन, ये आपकी ए टाइप की इंटरेक्शन और बी टाइप की इंटरेक्शन, यानी कि सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो, और सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है या जो इंटरेक्शन है वो, ये सिमिलर होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। सिमिलर होगी तभी क्या होगा, वो उसमें डिसोल्व होगा। बात आपको समझ में आई, ये इंटरेक्शन सिमिलर होगा तभी उसमें डिसोल्व होगा। यही है इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, यानी कि इनका नेचर एक जैसा होना चाहिए, सोल्यूट और सोलवेंट का, तभी इनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स एक जैसा होगा, और ये अपने आप को जो सोल्यूट है वो सोलवेंट में डिसोल्व कर पाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर की लाइन है। ठीक है, इसको हम लोग सिंपल सा लिख सकते हैं, ए सोल्यूट dissolves in a solvent if the intermolecular attraction, if the intermolecular interactions between both is similar। ये लो भाई, ठीक है ना। इसको और समराइज कर सकते हैं हम लोग कि इंटरेक्शन सिमिलर होनी चाहिए, किसमें, सोल्यूट में और सोलवेंट के जो पार्टिकल्स हैं उनमें। ठीक है, ओके। ये देखो, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस। ठीक है, इसको हम लोग एक ही सेंटेंस में समराइज कर सकते हैं, लाइक डिसोल्व्स लाइक। ये लो भाई, लाइक डिसोल्व लाइक, इसका मतलब क्या हुआ, पोलर सोलवेंट विल डिसोल्व। पोलर सोलवेंट में कौन डिसोल्व होगा, बताना जरा। इसका मतलब क्या हुआ, लाइक डिसोल्व लाइक का मतलब हुआ पोलर सोल्यूट, ये किस में डिसोल्व होगा, पोलर सोलवेंट में। ठीक है, और नॉन पोलर सोल्यूट है, नॉन पोलर सोल्यूट है, वो किस में डिसोल्व होगा, वो नॉन पोलर सोलवेंट में डिसोल्व होगा। ठीक है, इसका मतलब नॉन पोलर सोल्यूट को पोलर सोलवेंट में डिसोल्व करोगे, ये नहीं होगा, और पोलर सोल्यूट को भी यदि आप लोग नॉन पोलर सोलवेंट में डिसोल्व करोगे तो ये नहीं होगा। बात समझ में आई है ना। अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, पोलर सोल्यूट के एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, आपका NaCl है, ठीक है ना, आपका शुगर है ना, ये सारे के सारे किस में डिसोल्व होते हैं, H2O में। अब ये क्या है, ये भी पोलर हैं सारे के सारे, और ये भी पोलर सोलवेंट है। ठीक है ना, जबकि ये जो है ना NaCl और शुगर, ये दोनों के दोनों किस में डिसोल्व नहीं होते, ये आपका बेंजीन है, बेंजीन में, बेंजीन में डिसोल्व नहीं होते। ठीक है, इसी तरह से कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, है ना, ये क्या है, नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं ये।
ठीक है, नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये किस में डिसोल्व होते हैं? बेंजीन में। बेंजीन बेंजीन क्या में। है? बेंजीन आपका नॉन पोलर सोलवेंट है, ठीक है ना? लेकिन ये उसमें डिसोल्व नहीं होते, किसमें? पोलर सोलवेंट्स हैं आपके, कौन से? H2O, और H2O में आपके ये डिसोल्व नहीं होते। तो बहुत सिंपल सी बात है, लाइक डिसोल्व लाइक, यानी कि इंटरेक्शंस, टाइप ऑफ इंटरेक्शन सेम होना चाहिए किस किस में? सोल्यूट और सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स में, तभी वो आपस में इंटरेक्शन करेंगे और सॉल्यूशन बनेगा, डिसोल्यूशन होगा। ठीक है, ये तो हुई एक बात। अब तीन टर्म है हमारे बीच में, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड। ये क्या होते हैं भाई, बताओ? सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सेचुरेटेड सॉल्यूशन बताओ, बताते जाओ। अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड और एक सुपर सेचुरेटेड। बता सकते हो क्या? नहीं सेचुरेटेड, सर। अनसेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड। देखो बहुत सिंपल सी बात है, सेचुरेशन का मतलब तो जानते हो ना, कोई काम हम बहुत ज्यादा करते हैं तो बोलते हैं ना अब सेचुरेशन आ गया भाई, अब ये नहीं करेंगे काम, ऐसा कहते हैं ना, है ना? तो ये वाली है, यानी कि सेचुरेशन वो हो गया। सेचुरेशन कौन सा हो गया? हम लोग जनरल यूज करते हैं ना कि अब सेचुरेशन हो गया, अब ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब बहुत सिंपल सी बात है, इनका डिफरेंस मैं बता देता हूँ। सेचुरेटेड और नॉन अनसेचुरेटेड किसको बोलते हैं? आपने एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, ये आपके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, आपने एक ऑलरेडी ये ले लिया सॉल्यूशन, किसका? सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, ये आपने एक सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। अब ये एक पहले से बना हुआ सॉल्यूशन है ना? अब देखो इस सॉल्यूशन को हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये सेचुरेटेड है कि नॉन सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है या सुपर सेचुरेटेड है, ठीक है। तो अब इस सॉल्यूशन के लिए तीन केसेस हो सकते हैं, इसमें हम सोल्यूट ऐड करेंगे ना, तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। व्हेन सोल्यूट इज एडेड, हम इसमें और NaCl ऐड करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन पहले से है, और NaCl ऐड करेंगे। व्हेन सोल्यूट इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन, टू दिस सॉल्यूशन, थ्री केसेस में अराइज, थ्री केसेस में अराइज। कौन कौन से केसेस हो सकते हैं? बहुत सिंपल सी बात है। पहला, आपने इसमें NaCl ऐड किया और वो डिसोल्व हो गया, आपने NaCl ऐड किया और वो क्या हो गया? डिसोल्व हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, बताना जरा, कौन सा होगा ये अनसेचुरेटेड था, ये अनसेचुरेटेड था, नॉन, ये अनसेचुरेटेड था, तभी तो ये सेचुरेशन नहीं हुआ था इसमें, ठीक है। तो ये अनसेचुरेटेड था, इसलिए आपने और NaCl ऐड किया और वो डिसोल्व हो गया, तो इसका मतलब ये पहले से अनसेचुरेटेड था, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखेंगे? इफ द सोल्यूट, इफ द सोल्यूट डिसोल्व्स, डिसोल्व्स इनटू द सॉल्यूशन, तो क्या हो गया बताना जरा? सॉल्यूशन इज, इट इज अनसेचुरेटेड, ठीक है। ये अनसेचुरेटेड था, ये सॉल्यूशन जो हमने लिया था ये अनसेचुरेटेड था, इसलिए इसमें हमने और NaCl डाला और वो डिसोल्व हो गया, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी, मान लेते हैं आपका जो आपने जो और NaCl आप ऐड कर रहे हैं, और सोल्यूट ऐड कर रहे हैं, वो डिसोल्व नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? देखो बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल वर्ड्स में सुन लो। आपने एक सॉल्यूशन बनाया, आपने पानी लिया, अब आपने क्या किया? उसमें NaCl ऐड करना स्टार्ट कर दिया। एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब आप NaCl और ऐड नहीं कर पाएंगे, उसमें डिसोल्व नहीं होगा। आप शुरू शुरू में आपने NaCl डाला, थोड़ा सा डाला, आधा चम्मच डाला, वो डिसोल्व हो गया, फिर और डाला, फिर वो भी डिसोल्व हो गया, फिर और डाला, फिर वो भी डिसोल्व हो गया। ऐसे आप डालते जाएंगे तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब आपका NaCl उसमें डिसोल्व होना बंद हो जाएगा, ठीक है, बंद हो जाएगा। उस केस में वो सोलवेंट जो आपने लिया था ना, ठीक है, वाटर का अमाउंट जो भी लिया था, ठीक है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है NaCl को इनटेक करने की, वो कंप्लीट हो गई, ठीक है, वो कंप्लीट हो गई। तो हम बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। अब ये सॉल्यूशन में सेचुरेशन आ गया, उसको हम लोग बोलेंगे, उस कंडीशन को सेचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और जब तक भी किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट और डिसोल्व होने की पॉसिबिलिटी होती है, तब तक वो अनसेचुरेटेड हो जाता है। जैसे ही वो सिचुएशन अचीव हो जाती है कि हम उसमें और सोल्यूट ऐड करें और वो डिसोल्व न हो, उसको कहते हैं कि ये सॉल्यूशन सेचुरेटेड हो गया, ठीक है, और वो सॉल्यूशन सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है।
बात समझ में आई? ठीक है, तो ये पहली सिचुएशन थी कि आपने सोल्यूट ऐड किया और वो डिजोल्व हो गया, तो वो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन आपने लिया था वो क्या था, अनसेचुरेटेड, उसमें अभी गुंजाइश थी, NaCl और डिजोल्व होने की पॉसिबिलिटी थी। ठीक है, उसके लिए स्पेस था। एंड if the solute does not dissolves, ये लो भाई, सोल्यूट डिजोल्व नहीं हुआ, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, उसको हम लोग बोलेंगे ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन था। ठीक है ना, उसमें जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी थी उस सॉल्वेंट की NaCl इनटेक की वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, और जैसे ही आपने, एक थर्ड पॉसिबिलिटी और है, जैसे ही आपने NaCl ऐड किया तो NaCl, अच्छा एक बात बताओ भाई, ये जो आपने सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन में आप जैसे ही और NaCl डालेंगे, सॉरी सेचुरेटेड सॉल्यूशन में आप NaCl डालेंगे तो क्या होगा, वो NaCl क्या होगा, बॉटम में चला जाएगा क्या, एज इट इज, डिजोल्व तो होगा नहीं, तो वो बॉटम में सेटल हो जाएगा, राइट? ठीक है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, अभी हम यही रखते हैं कि वो जो NaCl है वो डिजोल्व नहीं होता है, वो एज इट इज जाकर के बॉटम में सेटल हो जाता है, तो हम समझ लेंगे कि ये सॉल्यूशन ऑलरेडी सेचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, इफ more of solute, if more of solute is, if more of solute gets precipitated from solution, ये लो भाई। ठीक है, तो इस केस में इसको क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज सुपर सेचुरेटेड। ये लो, इस केस में इसको सुपर सेचुरेटेड बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस सॉल्यूशन में आपने जैसे ही और NaCl ऐड किया, तो जो आपने NaCl ऐड किया वो तो बॉटम में जाके सेटल होगा ही होगा, वो तो डिजोल्व नहीं होगा, लेकिन उस NaCl के साथ और भी NaCl प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा सॉल्यूशन में से। ठीक है, ये देखो, इफ मोर ऑफ द सोल्यूट गेट प्रेसिपिटेटेड, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उस सॉल्यूशन में पहले से ही उसकी कैपेसिटी से ज्यादा NaCl ऐड किया हुआ था। ठीक है, तो जैसे ही आपने NaCl डाला थोड़ा सा भी, तो जो उसमें एक्स्ट्रा NaCl पहले से डिजोल्व था वो भी प्रेसिपिटेट आउट हो गया। उस केस में वो सॉल्यूशन था सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस तरह से तीन तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं। इफ the extra amount of solute can be dissolved, यदि सोल्यूट का एक्स्ट्रा अमाउंट डिसोल्व किया जा सकता है तो देन द सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड। इफ नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसोल्व, और सोल्यूट डिसोल्व नहीं किया जा सकता है, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो सैचुरेटेड है। इफ मोर ऑफ सोल्यूट गेट प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन, ओके, यदि हम लोगों ने थोड़ा सा NaCl और डाला और वो आपका जो सॉल्यूशन है उसमें से NaCl प्रेसिपिटेट आउट हो गया, इसका मतलब वो पहले से ही सुपर सेचुरेटेड था, उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट पहले से एडेड था। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन आपका हो गया सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस तरह से ये तीन टर्म्स हैं, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड। ठीक है, इसमें सुपर सेचुरेटेड का ध्यान रखना कि इसमें ऑलरेडी जो आपका सेचुरेशन है इससे भी ज्यादा का अमाउंट ऐड किया हुआ रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं इसकी नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो हो गया सॉल्वेंट और सोल्यूट हो गया। अब सेकंड फैक्टर क्या था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन solubility ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये लो भाई, सॉलिड इन लिक्विड की सोलिबिलिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, तो बताओ भाई टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, बताओ। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी क्या, बताओ। मेरे कहने का मतलब इतना सा है, आपने एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, सेचुरेटेड कर दिया इसको, यानी कि इसमें उतना NaCl ऐड कर दिया कि वो डिसॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, इंक्रीज होगी। हाँ इंक्रीज होगी। ठीक है, आपने NaCl इतना इसमें ऐड कर दिया इस सॉल्यूशन में कि अब और NaCl डिसॉल्व नहीं हो रहा, इसका मतलब ये सेचुरेटेड हो गया। ठीक है, ये सेचुरेटेड आपने इसको बना दिया, लेकिन जो सेचुरेशन की सिचुएशन होती है ना वो पर्टिकुलर टेम्परेचर से एसोसिएटेड होती है, ये चीज ध्यान रखना, पर्टिकुलर टेम्परेचर से एसोसिएटेड होती है। यदि आपने टेम्परेचर ऐड कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो सोलिबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि आप यदि पर्टिकुलर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तब आप ऐड नहीं कर पाएंगे सोल्यूट, आप ऐड करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इस
टेम्परेचर पे सॉल्यूशन सैचुरेटेड है। जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सॉल्यूशन की कैपेसिटी बढ़ जाती है, आप उसमें और सोल्यूट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इट मींस टेम्परेचर जैसे ही हम लोग इंक्रीज करते हैं, है ना, टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करते हैं, वैसे ही सोल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ये एक जनरल परसेप्शन है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है वो देखते हैं अब। ठीक है, ओके। तो देखो भाई, जैसे ही हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, सोल्यूट को हमने किया किसमें, सॉल्वेंट में मिक्स। ठीक है, तो वैसे ही सोल्यूट उस सॉल्वेंट में डिसोल्व हो जाता है और क्या बनता है, सॉल्यूशन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन बनने के प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन। ओके, अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर सोल्यूट सॉल्वेंट के साथ मिक्स होकर के उसमें डिसोल्व हो रहा है और सॉल्यूशन बनता जाता है। ठीक है, इस यहाँ, लेकिन यहाँ पर इसका ऑपोजिट जो प्रोसेस होता है ना, डिसोल्यूशन का ऑपोजिट प्रोसेस, वो भी साइमल्टेनियसली होता रहता है। और डिसोल्यूशन का ऑपोजिट प्रोसेस क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में जो सोल्यूट होता है वो सॉलिड फॉर्म में, वो सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टलाइज हो जाता है सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट जो प्रोसेस है वो है क्रिस्टलाइजेशन, किसका, डिसोल्यूशन का। तो ये देखो, ये है क्रिस्टलाइजेशन, ये भी हमेशा दोनों साथ साथ होते हैं, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये इसका ऑपोजिट प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो क्रिस्टलाइजेशन होगा तो आपका सोल्यूट सॉल्वेंट से सेपरेट हो जाएगा, और डिसोल्यूशन होगा तो सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसोल्व होकर के सॉल्यूशन बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखो भाई, जैसे ही आपने सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट किया था, आपने जैसे ही NaCl ऐड किया, ठीक है, तो आप वाटर में थोड़ा सा भी NaCl ऐड करेंगे तो वो डिसोल्व हो जाएगा तुरंत। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में जब आप सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट करते हैं, तब डिसोल्यूशन की रेट क्रिस्टलाइजेशन की रेट से काफी ज्यादा होती है। रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज ऑलवेज इज ग्रेटर देन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कब, जब आप लोगों ने, जब जब तक सॉल्यूशन अनसेचुरेटेड है। ठीक है, जैसे ही सॉल्यूशन ने सेचुरेशन अचीव कर लिया, सेचुरेशन का मतलब ये हुआ कि आपने, और यदि आप सोल्यूट ऐड करेंगे तो वो डिजोल्व नहीं होगा, वो बॉटम में जाकर के सेटल हो जाएगा एज इट इज। ठीक है ना, वो बॉटम में जाके सेटल हो जाएगा। अब मैं वो भी बता देता हूं आपको कि आप जो सेचुरेटेड सॉल्यूशन में NaCl यदि आप ऐड करते हैं तो वो NaCl बॉटम में जाके सेचुरेटेड नहीं होता है। एक्चुअल में जो आप ऐड करेंगे, ये देखो, जो NaCl आपने मान लेते हैं 1 ग्राम ऐड किया, ठीक है, ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, 1 ग्राम आपने ऐड किया, तो 1 ग्राम यहाँ बॉटम में जाके डिपॉजिट हो गया, क्योंकि सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, वो तो डिसोल्व होगा नहीं। अब ये जो 1 ग्राम आपने ऐड किया है ना, यहाँ वाला 1 ग्राम में जो NaCl के आयंस हैं वो दूसरे हैं। एक्चुअल में ये जो 1 ग्राम आपने ऐड किया ये तो डिसोल्व हो जाएगा, और सेम अमाउंट यानी कि 1 ग्राम प्रेसिपिटेट आउट होकर के बॉटम में आ जाएगा, बॉटम में क्रिस्टलाइज हो जाएगा। बात समझ में आई आपको। तो आप जो ऐड करते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन में वो तो डिसोल्व हो जाता है, और सेम उतना का उतना अमाउंट क्रिस्टलाइज होकर के बॉटम में आ जाता है सॉल्यूशन से। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, जब भी ये इक्विलिब्रियम अचीव होता है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है, तो इक्विलिब्रियम अचीव होता है, और उस सिचुएशन में रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है इक्वल। कब, इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम, यानी कि ये हमारा सेचुरेशन हो जाता है ना, तब रेट ऑफ डिसोल्यूशन ये इक्वल हो जाता है किसके, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब आप लोग सेचुरेशन होने के बाद में, सेचुरेशन की सिचुएशन में जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, तब आप कोई भी सोल्यूट ऐड करेंगे तो उतना का वो तो डिसोल्व हो जाएगा, लेकिन उतना का उतना जो सोल्यूट है वो बॉटम में प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये एक दूसरे के इक्वल हो गए, यानी कि जितना डिसोल्व होगा उतना ही क्रिस्टलाइज होगा। ठीक है, अब इस पर हम लोग टेम्परेचर के इफेक्ट की बात करते हैं। हमारा मेन हेडिंग वो है टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन सोल्युबिलिटी। ओके, तो सोल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट देखो कैसे आएगा। ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इसमें डेल्टा H पे डिपेंड करता है कि डेल्टा H का साइन क्या है ना। डेल्टा H क्या है भाई, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ये लो, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, है ना। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के साइन पे डिपेंड करेगा। जैसे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हुआ पॉजिटिव, इसका मतलब ये हुआ कि डिसोल्यूशन क्या है आपका, एंडोथर्मिक। डेल्टा H का साइन बता दो मुझे,
डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव होता है, इसका मीनिंग क्या हुआ? हीट एब्जॉर्ब हो रही है या हीट रिलीज हो रही है, क्या हो रहा है बताओ? देखो, डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी चेंज, इसका साइन यदि पॉजिटिव है ना, तो हीट एब्जॉर्ब होती है सिस्टम में। हमेशा ये जो साइन कन्वेंशन है, ये सिस्टम के रेस्पेक्ट में देखा जाता है। डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसका मतलब सिस्टम में हीट ऐड हुई है, सिस्टम में हीट प्लस हुई है, प्लस है ना ये, तो सिस्टम में हीट प्लस हुई है, सिस्टम में हीट ऐड हुई है, ठीक है। इसलिए जब भी सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो डेल्टा एच का साइन होता है नेगेटिव। जब भी कोई भी सिस्टम में से एनर्जी रिलीज होती है, तो उस सिस्टम में से एनर्जी माइनस हो गई ना, ठीक है, उसने एनर्जी रिलीज कर दी, तो वो प्रोसेस कौन सा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है ना, सिस्टम में से हीट बाहर निकल रही है ना, सिस्टम में से हीट माइनस हो रही है, उस केस में हम लोग डेल्टा एच का साइन लगाते हैं नेगेटिव। तो ये कभी मत भूलना कि डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव इंडिकेट्स द एंडोथर्मिक प्रोसेस, मींस द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, और डेल्टा एच का साइन नेगेटिव मींस रिलीज ऑफ हीट, मींस आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सा है? डेल्टा एच निगेटिव। एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सा है? डेल्टा एच पॉजिटिव। तो यहाँ पर सोल्यूशन, डिसोल्यूशन की जो हीट है, सोल्यूशन की हीट है, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग डिसोल्यूशन, है ना, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, वो क्या है? पॉजिटिव। इफ, है ना, दो तीन सिचुएशन लेंगे हम लोग, दो सिचुएशन लेंगे, ये पॉजिटिव है तो प्रोसेस क्या हो गया? एंडोथर्मिक। उस केस में बताओ भाई, है ना, चलो इसको लिख लेते हैं, सोल्यूट प्लस सोलवेंट प्लस हीट। ये लो भाई, एंडोथर्मिक का मतलब हीट हमें देनी पड़ेगी ना, और ये आपका बन गया सॉल्यूशन, ठीक है। इस केस में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, बताना जरा। ली चैटलियर प्रिंसिपल याद करो। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है? कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है और उसमें हम कोई भी चेंज कर देते हैं, जैसे टेम्परेचर का चेंज, प्रेशर का चेंज, कॉन्सेंट्रेशन का चेंज, तो वो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाता है जिसमें वो उस चेंज के इफेक्ट को अंडू कर सके। ली चैटलियर प्रिंसिपल किस किस को याद है, किस किस को नहीं याद है, वो बता दो फटाफट, मैं समझा दूंगा अभी। ली चैटलियर प्रिंसिपल ध्यान है क्या? ये काफी आएगा आपके, इसका स्टेटमेंट लिख लो भाई पहले, इसका स्टेटमेंट लिख लो। ओके, ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल ये है, इफ ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, if a system at equilibrium is subjected to a change, is subjected to a change, किसमें चेंज? इन कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर में भी कर सकते हैं, है ना, प्रेशर में भी कर सकते हैं, ठीक है। then the equilibrium shifts in the direction, then the equilibrium shifts in the direction that tends to undo the effect of change, undo the effect of change, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इक्विलिब्रियम में कोई भी सिस्टम है, आपने उसका टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन, कोई भी जो फैक्टर है उसको चेंज कर दिया, तो सिस्टम वापस उस डायरेक्शन में जाएगा, उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम, जिसमें वो जो चेंज हुआ है ना, उसके इफेक्ट को अंडू कर पाए वो, ठीक है, उसके इफेक्ट को अंडू कर पाए। तो यहाँ पर क्या हो गया? एंडोथर्मिक, यदि हमारा जो डिसोल्यूशन है वो एंडोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसमें, तो उसमें हम लोग यदि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्रिस्टलाइजेशन होगा या डिसोल्यूशन होगा, बताना जरा। क्रिस्टलाइजेशन होगा या डिसोल्यूशन होगा? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बताओ क्या होगा? इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, चलो मुझे तो ये बता दो, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? सोल्यूट की तरफ या सॉल्यूशन की तरफ?
भाई आप टेम्परेचर उसको सप्लाई करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आप हीट सप्लाई करेंगे ना उसको, तो हीट सप्लाई करेंगे तो सिस्टम है ना उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिसमें वो जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर पाए, क्योंकि उसके इफेक्ट को अंडू करना है ना उसको, तो उसके हीट के यस सर। टेम्परेचर के इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए वो जिस डायरेक्शन में जाएगा, जिस डायरेक्शन में जो डायरेक्शन सुटेबल है उसमें जाएगा। अब आप देखो हमारा जो सॉल्यूशन बनना है, जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है, डिसोल्यूशन का प्रोसेस एंडोथर्मिक है। इसका मतलब आपका सोल्यूट जब डिसोल्व हो रहा है तो वो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो आप उसको हीट यदि सप्लाई करेंगे तो वो जो एक्स्ट्रा हीट को कंज्यूम करने के लिए सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम और सोल्यूट को डिसोल्व करेगा। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन यानी कि डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो फेवर होगा किससे, एक्स्ट्रा हीट से। डिसोल्यूशन का प्रोसेस है वो प्रोसीड होगा, तो इक्विलिब्रियम है वो राइट साइड में शिफ्ट होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, राइट साइड में, है ना। तो इसमें क्या होगा, इक्विलिब्रियम राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि डिसोल्यूशन होगा, यानी कि जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हीट क्या होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सोलिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डिसोल्यूशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव, वो यदि एंडोथर्मिक है ना, डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन इज पॉजिटिव, प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक है डिसोल्यूशन का, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर